कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑन रिकग्निशन से कर रहे हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है MED2। ये पार्ट 2 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अब ये पार्ट 2 है आपका। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी जो पहले वाले पार्ट में रह गए थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई थी। तो इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन और ऐड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ 2018 का क्वेश्चन पेपर आप पक्का करके चल जाना। और मैं 2019 का भी अभी आपको करा दूंगी। उसमें भी थोड़े ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन उसमें रिपीटेड ही थे। इसलिए मैंने अब उसमें से क्वेश्चन हटा दिए ताकि वीडियो ज़्यादा ना बने और लेंथी ना हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है कल। तो इसलिए फिर मैंने उसमें रिपीट क्वेश्चन ऐड नहीं किए बिल्कुल भी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदायों के सतत विकास के सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के योगदान का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है जो आपका ग्रामीण समुदाय होता है उसमें जो सतत विकास के लिए सूचना और जो संचार और प्रौद्योगिकी है उसका क्या योगदान है। और आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सूचना संचार और प्रौद्योगिकी का योगदान बताना सतत विकास में। तो किसी प्रकार से आ सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अर्थव्यवस्था है उसका आर्थिक विकास तभी होता है, तभी संभव होता है जब सभी देशों में विकास समान रूप से हो। अगर किसी देश में ज़्यादा विकास हो रहा है, किसी देश में कम विकास हो रहा है, तो जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो सही से नहीं होगा। और देखिए बता रहे हैं कि विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसकी अधिकतर जनसंख्या कहाँ पर रहती है, गाँव में रहती है। आपको पता है ना, जो हम जैसे देश हैं उसकी अधिकतर जो जनसंख्या वो गाँव में रहती है। और गाँव में इसका जो संपर्क है वो सही नहीं है। आपको पता है ना, गाँव में इंटरनेट सही नहीं है, संचार सही नहीं है। जो वहाँ पे जिसकी नेटवर्किंग होती है, कहते हैं आपका प्रसार होता है, या फिर आपका रेडियो होता है, टीवी होता है, वहाँ पे ना सही होता नहीं है, जिससे कि वहाँ के लोगों को जानकारी पूर्ण रूप से ताज़ा नहीं मिल पाती। देखिए वहाँ लाइब्रेरीज भी बहुत कम होती है, अखबार भी बहुत कम वहाँ आते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे लोगों के पास जानकारी नहीं होती अपडेट। जैसे अभी जो हाल फिलहाल में हुआ, तो जिसके जो शहर में लोग रहते हैं उनको तुरंत पता चल जाता है नेट से, मोबाइल से, रेडियो सबसे। पर वहाँ के लोगों को बहुत दिन में पता चलता है कि हाँ ये चीज़ भी हुई है, क्योंकि वो इन सब चीज़ से अभी बहुत दूर है। जो दूर संचार होता है, इंटरनेट, कंप्यूटर, इससे अभी दूर है थोड़ा। तो अगर वहाँ पर ये सब चीज़ें पहुँच जाएगी तो हमारे यहाँ की जो गरीबी है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। जो अल्प विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनकी भी दशा थोड़ी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनके पास जब ये सब चीज़ें पहुंचेगी तो वो अपना विकास कर पाएंगे, वो भी नई नई जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे, जागरूक भी रहेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। और आपको पता ही है कि सूचना व संचार का प्रौद्योगिकी के माध्यम क्या होता है, एक तो दूर संचार होता है, कंप्यूटर होता है और इंटरनेट होता है। तो इससे इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो शहरों में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनता है उनको शहरों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। और ये सब जानकारी जब उन्हें मिलने लग जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनता होती है वो अपने कुटीर उद्योग जो होते हैं, परंपरागत उद्योग जो होते हैं, उसकी जानकारी भी उनको प्राप्त होने लग जाएगी, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और इसके माध्यम से क्या होगा कि वो शोषण से रहित हो जाएंगे, मतलब शोषण भी नहीं होगा उन पे, उससे भी बच सकते हैं। और देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं आंध्र प्रदेश का, कि वहाँ पे कंप्यूटर की सहायता से पंजीकरण विभाग प्रशासन चलाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, पुणे में एक अनोखी दूर औषधि नेटवर्किंग की स्थापना की गई है, जो ग्रामीण समुदाय होता है उसको स्वास्थ्य संबंधित सहायता प्रदान करती है। कि एक कंप्यूटर से रिलेटेड एक वो बनाई गई है जहाँ पे वो आपको मेडिकल टाइप की जो औषधियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, ये सब प्रोवाइड करवाती हैं और आपको सलाह मशवरा देती है, सहायता प्रदान करती है। और जो चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनसे संपर्क कराती है। आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन हम डॉक्टर से बातचीत करते तो गाँव में पॉसिबल नहीं है ना, गाँव में लोग नहीं कर पाते हैं। शहरों में तो आपको पता है घर बैठे बैठे अब सहायता ले सकते हैं डॉक्टर से। तो गांव में तो ऐसे आंध्र प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पे एक ऐसा वो बनाया गया है जहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और इससे कृषकों को भी बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि वो क्या करते हैं, किसान के मौसम की जो जानकारी होती है वो उनसे ले लेते हैं, वो बाजार की सूचना भी ले लेते हैं, ऋण संबंधित जो जानकारी होती है वो भी लेते हैं। तो ये सब जानकारी उनको
वहाँ से प्राप्त हो जाती है। और जो युवा पीढ़ी है वो इनके द्वारा रोजगार संबंधित अवसर की जानकारी लेते हैं, शिक्षा की जानकारी उनको प्राप्त होती है। तो इससे यही बताया जा रहा है कि जो आपकी सूचना प्रसारण संचार ये सब जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गाँव तक इनों को पहुँचाना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं, बाकी आप इसमें और भी चीज़ें बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग तथा भागीदारी। देखिए जब आपके दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है तो इसमें शार्क की बात आती है। जो शार्क है वो देश आपको पता है जिसमें दक्षिण एशिया के लोग शामिल हैं, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है और भी देश है, बांग्लादेश है। तो ये सब देश इसमें मिल रखे हैं और ये क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं दक्षिण एशिया में तो वहाँ पे क्या करते हैं सहयोग देते हैं, वहाँ मिल के एक साथ एक दूसरे का सहयोग देते हैं, वो इसमें बताया गया है। और वो जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग जिसको हम शार्क बोलते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और देखिए क्वेश्चन है ना मैंने आपको समझा दिया है 2018 के क्वेश्चन पेपर में, पर मैं इसको ओवरऑल आपको समझा देती हूँ। एक बार आप शार्क वाला पक्का पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2-3 उसमें वो हो गया रिपीट, तो ये पढ़ के जाना। इसको मैं आपको ओवरऑल समझाती हूँ, बाकी आप उसमें अगर आपने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले मैं आपको पॉइंट इसके बता रही हूँ, बाकी जो ये बीच में पैराग्राफ है इसको आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने 2018 है उसमें मैंने समझा दिया, तो आप उसमें से पढ़ लेना कि इसमें क्या बताया कि किस चीज़ के लिए शार्क की स्थापना हुई है। जैसे कि आपका जल प्रदूषण हो गया, बाढ़ की रोकथाम हो गया और विकास हो गया, ऊर्जा हो गया या फिर आपकी वैज्ञानिक सहयोग हो गया, इन सब के लिए इसका संगठन हुआ है। और पहला पॉइंट है इसमें जल संसाधन भागीदारी, कि जो इनके देश हैं उनों के बीच में जल संसाधन को लेके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सही से नदियों का बंटवारा होगा, जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्री और ये सब जो नदियाँ इनका जो पानी का बंटवारा है सही से होगा, किसी में कोई लड़ाई नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी आप बना के लिख सकते हैं इसमें। और जैसे कि नदी घाटियाँ होती हैं उसमें सतत विकास करना चाहिए और पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो मछली पालन हो गया, बिजली होगी, इसकी लाभ भी सबको मतलब कि सबको मिलेगा, सब उठा सकते हैं इसके पानी का। तो ये सब इसमें बताया, बहुत ईजी है। बाढ़ नियंत्रण है, फिर इसमें वायु प्रदूषण है, ऊर्जा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। देखिए इसमें और जो आगे हैं वो मैंने आपको जल संसाधन भागीदारी तो आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से कि जो नदियाँ होते हैं उनके पानियों का जो बंटवारा है कि किसी में लड़ाई झगड़ा ना हो, पानी का अच्छे से बंटवारा हो। तो इसमें बहुत सारी संधियाँ बनी गई है, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि होगी और भारत व नेपाल के बीच में पंचवेश्वर संधि होगी और भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग हो गया। तो ये तो आपकी जल संसाधन भागीदारी। आगे है बाढ़ नियंत्रण। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप सभी को पता है जब बाढ़ आती है तो उससे बहुत भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं उन्हों को बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है कि देखिए बाढ़ कैसे आती है आप सभी को पता है, जब नदी का बहाव तेज हो जाता है ना उसके कारण आती है। तो अगर जो देश जिस देश में वो नदी है अगर उन देश के लोग उसके बहाव को देख के दूसरे देश के या फिर उसके आसपास के क्षेत्र को लोगों को सूचित कर दें तो उससे जो बाढ़ का बहाव है उसको भी रोका जा सकता है और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जा सकता है। तो ये कब संभव है? जब आपस के जो देश होते हैं एक दूसरे के साथ जब संयोग करते हैं, संधियाँ करते हैं, तो उसमें क्या होता है समझ लीजिए अब ब्रह्मपुत्री है या फिर आपकी गंगा या कोई भी सिंधु घाटी कुछ भी सिंधु नदी कोई भी मान लीजिए, तो वो समझ लीजिए आपके पाकिस्तान में है और उसकी जो बहाव है उसकी जो नदी है वो इसमें भी पड़ती है आपकी भारत में भी। तो अगर पाकिस्तान में उस नदी का उद्गम होता है और वहाँ से अगर कोई बाढ़ जैसी संभावना हो रही है, उसके भाव में तेज़ी आ रही है और वो फिर यहाँ पे भी आएगी, आपके भारत में भी आएगी वो बाढ़, तो क्या होगा कि अगर वहाँ पाकिस्तान में जब उसका लग रहा है उन्हों को, वो जो वहाँ के आग होते हैं जो देखते हैं मतलब कि क्या कहते हैं उन्हों को जो देख रेख करते हैं कि हाँ ये बाढ़ आने वाली है, सूचना जो देते हैं लोगों को, अगर वो दे पहले ही भारत के लोगों को हाँ ऐसा होने वाला है, तो क्या होगा वो लोग पहले सचेत हो जाएंगे, वहाँ के लोगों को से हटा देंगे। तो यही सब होते हैं संधियों में कि अगर ऐसा सब होगा लोग उस पर फिर नियंत्रण पा पाएंगे। तो संधि समझौते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि सूचना का आदान प्रदान किया जा सके, आंकड़ों को बताया जा सके। तो ये सब भी अब समझौते हो रहे हैं लोगों के, इनों के ऊपर देशों के भी समझौते, जैसे कि भारत और चीन का इस पर समझौता हुआ है अब कि अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है कि नदियों को लेके तो हम आपको बता देंगे। ऐसे अब वायु प्रदूषण को लेके है। देखिए आप सभी को पता है कि वायु प्रदूषण वो बहुत ज़्यादा है
और ये सब जो होते हैं ये एक ही जगह पे नहीं होते, ये बहुत सारी जगह पे होता है। वायु प्रदूषण जो आपका ये नहीं कि एक जगह पे, एक छोटी सी जगह पे, सब जगहों पे होता है। तो इसको निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्षेत्रीय लोग हैं उन सबको इसका सहयोग देना पड़ेगा, तभी आपकी जो वायु प्रदूषण है उसको रोका जा सकता है। और जो निर्धन देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, उसमें उसके द्वारा जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी, कोयला, इन सब का यूज़ किया जाता है, तो इन सब के प्रयोग में भी कमी लाएं, जिसके कारण कि आपका वायु प्रदूषण ना हो। तो ये भी संयोग से ही हो सकता है संभव। नेक्स्ट है ऊर्जा। देखिए ऊर्जा में क्या है कि जो एशिया के देश हैं वो इस पे अब क्या कहते हैं, समझौता ये सब कर रहे हैं कि जो ऊर्जा है उसका हम सही से वितरण करेंगे, कि हर एक जो देश होता है क्षेत्रीय सहयोग उसमें हम करेंगे, व्यापार में उसकी जो आवश्यकता होती है उसको भी हम बांटेंगे, कि जैसे कि जो ऊर्जा का वितरण है वो सही से करेंगे, कि हर एक देश मिल बांट के कार्य करेगा ऊर्जा के क्षेत्र में। और इसमें क्या है कि जो दक्षिण एशिया क्षेत्र का विकास करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसने अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है जिसका है नाम है दक्षिण एशिया क्षेत्र विकास नामक एक कार्यक्रम का आरंभ किया था। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जो निजी निवेश को करते हैं ना, हम निजी निवेश करते हैं किसी देश में, उसको प्रोत्साहन देना, जिससे कि आपकी विद्युत और प्राकृतिक गैस का व्यापार में विकास हो। जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है, विद्युत होती है, इसमें आपका प्रोत्साहन दिया जाए, आपका विकास हो। तो ये सब कार्यक्रम किए गए थे। नेक्स्ट है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी यही है कि जो देश हैं, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने विज्ञान को, अपनी तकनीकों को, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी वो बनाते हैं उसको एक दूसरे के साथ बांटें, जिससे क्या होगा कि हर देश जो है वो विकसित होगा और हर देश में जो इंजीनियर्स होते हैं वो बढ़ेंगे, जो मतलब सारी चीज़ें बढ़ेंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें बताइए कि इन सबको हर एक देश के साथ बांटना चाहिए और जो सूचना है उसका आदान प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो देखिए हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट हैं वो भी, तो ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण का प्रभाव। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं एक्स्ट्रा में आपको करा रही हूँ, पर आप ये करके चल जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना के लिख सकते हैं कि आपको पता ही है भूमंडलीकरण से क्या हुआ है। जो हमारी पश्चिमी सभ्यता को हमने ज़्यादा अपनाया है, हमारी जो खुद की संस्कृति होती है वो मिटती जा रही है, और बाज़ार का भूमंडलीकरण हुआ है, जिसके कारण क्या होती है, जो हमारी परंपरागत जो हमारे कृषि होती है हर एक चीज़ में क्या हुआ है, गिरावट आई है। और भूमंडलीकरण से क्या हुआ है कि नई नई तकनीकों का, प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ है, नए नए रीति रिवाज आए हैं, और भूमंडलीकरण से आपके बाज़ारों में उन्नति हुई है, व्यापार में उन्नति हुई है उससे संबंधित। और इससे क्या हुआ कि जो विदेशी निवेश होते हैं उसमें वृद्धि हुई है, जो निजी निवेश होते हैं वृद्धि, और जो निवेश करते हैं उसमें वृद्धि हुई है। तो ये ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ, और मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, आप इसको पढ़ लेना। और आगे है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखिए जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, इससे ये मतलब होता है कि जो विदेशी नए उद्यम होते हैं उसमें उन्नति करना, या फिर उसे मौजूदा विदेशी उद्यमों में वित्तीय सहयोग करना। कि जो आपके उद्योग होते हैं, उद्यम जिसके आप समझ लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आप फैक्ट्री लगाते, कोई उद्योग कर रहे हैं, तो उसमें ये निवेश करते हैं और उसमें वित्तीय सहायता देते हैं आपको। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये होता है कि आपको सहायता देना और जो वित्तीय सहायता, वित्तीय सहयोग देना और उसको मजबूती प्रदान करना, ये सब इसमें करते हैं। और ये आगे बता रहे हैं पिछले 2 दशकों में क्या हुआ है, जो प्रत्येक विदेशी निवेश है इसमें तीव्रता से वृद्धि हो रही है, कि लोग निवेश कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वित्तीय सहायता दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है, उदारीकरण, जो आपका वैश्वीकरण हुआ उसके कारण ही ये सब हो रहा है। और ये बता रहे 60,000 से अधिक बहुराष्ट्रीय ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे निगम हैं, जिन्होंने हर एक देश में क्या है, जो भी अन्य देश है उनमें 5 लाख से भी ज़्यादा सहयोगी कंपनी की स्थापना कर दी है। कि जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उन्होंने जो देश होते हैं, जो कितने भी देश हों, उन सब देशों में 5 लाख से भी ज़्यादा सहयोगी कंपनियों की स्थापना की है। और इनमें कितने अरब डॉलर का निवेश हुआ, 400 अरब डॉलर का भी प्रत्येक निवेश हुआ है। और जो प्रत्येक विदेशी निवेश है, इससे जो विकासशील देश होते हैं उनमें भी लाभ हुआ है। परंतु देखिए इसका जो लाभ होता है वो उन्हों को ही ज़्यादा होता है जो स्वामी होते हैं, जो किसी कंपनी के होल्डर्स होते हैं, फिर जिन्हों का जो मालिक होते हैं उन्हों का ज़्यादा लाभ हुआ है। और असमान वितरण होता है। इसमें क्या होता है कि गरीब जो लोग होते हैं, जो कुशल नहीं होते, मजदूर होते हैं, उन्हों को इसका लाभ ही नहीं पहुँच पाता। आपको पता ही है कि भूमंडलीकरण आने से हुआ क्या है कि जो गरीब देश है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और
और अमीर होता जा रहा है। इसी प्रकार से आपके किसान आते हैं, ज़मींदार आते हैं, वो अमीर हैं पहले से तो वो और अमीर हो रहे हैं क्योंकि उनको इसका ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय निगम। देखिए आप सभी को पता है जो बहुराष्ट्रीय निगम है उसमें क्या हुआ है कि मुक्त बाजार व्यापार ज़्यादा हो रहा है ना, कि जो भूमंडलीकरण से क्या होता है कि जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं इनका ज़्यादा जो प्रभाव है वो बढ़ा है और जो मुक्त व्यापार बाजार होता है वो ज़्यादा बढ़ा है। जो खुलेपन की नीतियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा विस्तार हुआ है कि लोग एक दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा निवेश कर रहे हैं और उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए इसमें फिर ये बोल रहे हैं कि जब ये सब आप कर रहे हैं, जो आप में बढ़ोतरी हो रही है इन सब चीज़ों में, बहुराष्ट्रीय निगम में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में, तो हमको सतत विकास की जो रूपरेखा है उसको ध्यान में रख के ये सब करना चाहिए कि आपके देश का सतत विकास भी हो सके और विकास भी हो सके। तो ये सब देख के हमें ये सब करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर दक्षिणी विभाजन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो देखिए जो उत्तर दक्षिणी विभाजन है उसको दूर करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर दक्षिणी विभाजन को दूर किसके द्वारा किया गया है, क्या उसके उपाय हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए उत्तरी और जो दक्षिणी देश है उन दोनों के बीच में जो विकास है उसके विभाजित की रेखा खींच गई है कि दोनों के देश में जो विकास हो रहा है वो एकदम सही रूप से नहीं हो रहा, मतलब समान रूप से नहीं हो रहा, असंतुलित रूप से हो रहा है, तो वो बता रहे हैं। तो जो विकासशील देश होते हैं उनका मुख्य लक्ष्य अब क्या है, आर्थिक विकास है, इसलिए जो इसकी खाई है इसको भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आप अगर सतत विकास के उससे देखते हैं, सतत विकास की धारणा से, तो भी आइए जो उत्तरी दक्षिणी जो विभाजन है इसकी खाई है इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी सतत विकास भी संभव है। और जो दक्षिणी सहयोग है कि दक्षिणी देश और दक्षिणी देश एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जो ये खाई है ये कम हो, सतत विकास की धारणा पे हम चलें। और इसी कारण जो आपके दक्षिणी देश है उन्होंने पिछले कुछ दशकों में विकासशील देशों की एक अपनी सहयोग गुट बनाया जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। इसमें 77 का समूह G7 भी इसको बोलते हैं, G77 इसका निर्माण हुआ और इसमें क्या होता है कि सहयोग देते हैं ये देश आपस में, तो इसलिए इसका निर्माण हुआ था। और ये इसका निर्माण जब हुआ तो इसका ये सोचा गया था उस टाइम कि ये जो संगठन है इसमें क्या होगा कि जो उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच में जो भी खाई है वो कम हो जाएगी। इसके कारण जब हम आपसी सहायता देंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो उत्तरी दक्षिणी जो विभाजन है, जो खाई है, वो दूर हो जाएगी। और होता है कि वैश्वीकरण के कारण जो पर्यावरण के समस्या उत्पन्न हो रही है उसका समाधान भी आपसी सहयोग से ही दूर हो सकता है। मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन आपको समझा उसमें यही है कि आपसी सहयोग से ही जो पर्यावरण की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है, वो इसमें बता रहे हैं। अगर देखिए जो विकसित देश है वो आगे बढ़कर विकासशील देशों का सहयोग करेगा तो जो आपकी जितनी भी तो खाई दूर हो जाएगी, जो इन दोनों के बीच में जो इतनी असमानता है वो दूर होगी। दूसरी आपके पर्यावरण को भी इसमें सहायता मिलेगी और जो विकासशील देश हैं उन्हों का भी विकास हो पाएगा, क्योंकि देखिए जो विकसित देश है वो तो ऑलरेडी अपना विकास कर चुके हैं, उन्हों को किसी चीज़ की नीड नहीं है अब। तो वो क्या करेंगे, अगर वो हेल्प करते हैं विकासशील देशों की तो उन्हों की हेल्प के कारण क्या होगा कि पर्यावरण एक तो सही रहेगा क्योंकि उसका दोहन नहीं होगा, क्योंकि अब दोहन कौन कर रहा है पर्यावरण का, विकासशील देश कर रहे हैं, क्योंकि विकसित देश तो पहले कर चुके हैं उसका अच्छे से दोहन। अब विकासशील देश अपना विकास करने के लिए उनका दोहन कर रहे हैं पर्यावरण का। तो अगर विकसित देश जो है, विकसित देश जो है वो विकासशील देशों का सहायता देते हैं तो वो उनका दोहन नहीं करेंगे तो वो सेफ होंगे और फिर विकासशील देश भी मतलब कि विकास की राह में आगे चलेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। ये क्वेश्चन भी यही समाप्त होता है। देखिए अभी मैंने लास्ट को जो आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं आपको समझाती हूँ, इसकी मैंने PDF में नोट्स नहीं बना रखे, आप इसको ऑडियो सुन लेना। मैं इसी वीडियो में ये आपके चल रहे हैं तो आप इसको सुन लेना, क्योंकि इसके नोट्स आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि इसकी मैंने बनाया नहीं, मैंने अलग से क्वेश्चन और छाटे हैं जो मेरे को लगा कि आ सकते हैं और ये बहुत छोटे छोटे इसके आंसर हैं। तो आप इसको सुन के, आप समझ के इसको और ज़्यादा लिख सकते हैं बना के भी, इसलिए मैं इसके नोट्स बना रही हूँ। इसके आंसर वैसे भी ऑलरेडी छोटे हैं इसलिए, तो आप इसको सुन के भी आप समझ सकते हो कि इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है जब भूमंडलीकरण में जब ताप में वृद्धि होती है तो क्या इसके परिणाम होते हैं वो पूछ रहे हैं। तो भूमंडलीय जब ताप बढ़ता है तो उससे क्या होता है, असंतोष वृद्धि होती है, तापमान
तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। आपने देखा होगा कि गर्मी के टाइम कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये उसी का ही कारण है, क्योंकि इससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। और ये सब किसके कारण होते हैं, जब आप में प्रदूषण ज़्यादा फैलते हैं, जब ग्रीन हाउस जो आपकी वो होती हैं, जब गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होता है उसके कारण। और ये सब कब हुआ है, जैसे औद्योगिकरण आया है और जैसे कि आपका औद्योगिकरण हो गया, प्रौद्योगिकी होगी, जैसे इसमें बढ़ोतरी है उसके कारण ही ये सब हुआ है। तो क्या हुआ, आपकी जलवायु में परिवर्तन होना आरंभ हो गया है और आपके वायुमंडल जो होते हैं उसकी मात्रा भी अब उसकी मात्रा में जो गैसों का उत्सर्जन है वो भी होता जा रहा है, जिससे कि आपके जो तापमान में उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और उससे क्या होता है कि जो आपकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जीवाश्म ईंधन के जलने से और वनों के काटने से ये सब हो रहा है। पर्यावरण में आग जो लग जाती है और जो अनेक गैस आपकी रिसाव होते हैं, इन सब के कारण आपका भूमंडलीय क्रम ताप बढ़ता जा रहा है। देखिए बता रहे 1800 के दशक तक पृथ्वी का जो औसत तापमान था वो 0.6 सेल्सियस की वृद्धि हुई थी उस टाइम पे। परंतु जब 2100 तक का ये वो लगा रहे हैं, 2100 तक लगभग 1.4 से 5.8 सेल्सियस तक वृद्धि होने का अनुमान लगा रहे हैं कि 1800 में तो 0.3 वृद्धि होने का वो लगाए थे कि वृद्धि हुई है, परंतु 2100 जब आएगा तो ये बता रहे हैं 1.4 से 5.8 सेल्सियस तक की वृद्धि होगी। और ये बहुत ज़्यादा है, ये आपको लग कम रहा होगा पर ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए अभी कितना होता है 45 वो होता है ना आपका, उसमें क्या कहते हैं आपका कभी कभी 40 हो जाता है जो तापमान में वृद्धि होती है वो सब। तो अब ये और ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी, उस चीज़ का ये अनुमान लगा रहे हैं। अब ये तरह भूमंडलीय ताप से विनाशकारी जो होते हैं परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, जिसके आपका जो फसलें हैं वो नाश हो सकती हैं, जो तटीय बाढ़ आ सकती है, आपकी मरुस्थलीय जो आपका जो मरुस्थलीयकरण होता है उसके बाढ़ में भी स्थिति में वृद्धि हो सकती है, जो जैसे सूखा पड़ जाता है वो सब चीज़ आती है इसमें। और जो आपकी नम होती है ज़मीन वो कम हो जाती है, वो सब आती है। और फिर जो संक्रामक जो रोग होते हैं वो भी बढ़ सकते हैं, जो खनन या खादन संबंधित जो अभाव है वो भी आ सकता है कि खाने की कमी हो जाती है। और महासागर का व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, और जो आपकी बर्फ़ होती है ये सब पिघल सकती है, समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। और देखिए जो 2019 है, अब मैं उसका समझाने की वीडियो सोचूं कि ना बनाऊं, क्योंकि आपको मैंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं वो बहुत ईजी और बहुत छोटे आंसर थे उसके, तो आप प्लीज़ उसको पोस्ट करके पढ़ लेना। और मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए 2018 का कराए वो सब आप सुन लेना। और ये जो मैंने 2019 है वो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें, ये सब चीज़ें रिपीट होंगी पर्यावरण को लेके और प्रौद्योगिकी को लेके, भूमंडलीकरण को लेके। तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लेना और बाकी जो क्वेश्चन कराएं इसको ज़रूर करके जाना। और ये सारे जो क्वेश्चन पेपर मैं बोल रही हूँ वो भी, जिससे कि आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाएगा। और कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और सभी स्टूडेंट को अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना और जल्दी स्पीड में सब बच्चे लिखना, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है कल जब आप एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि भूमंडलीकरण जो आपका MED 8 था उसका भी फॉर्मेट कुछ चेंज आया था, तो इस वाली बुक का भी आ सकता है फॉर्मेट कुछ चेंज। तो देखिए उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेगा, अगर कुछ चेंज आता है तो कोई नहीं, आप बस अपनी स्पीड फास्ट रखना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, कोई एक क्वेश्चन भी छोड़ के मत आना, क्योंकि देखिए इससे पूरे नंबर फिर आपके करते हैं जो भी क्वेश्चन आप छोड़ते हैं। अगर वो अटैम्प्ट करते हो तो कम से कम कुछ नंबर तो मिलेंगे आपको। अगर ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहा, टाइम कम है, तो उसमें आप जितना लिख सकते हैं कम से कम एटलीस्ट उतना तो लिखिए, आधा पेज एक पेज, ताकि क्या होगा कि आपको कुछ नंबर उस लास्ट क्वेश्चन में भी मिल पाए जो आप छोड़ देते हैं वो सब। तो इसलिए स्पीड शुरू में ही तेज़ रखना ताकि आखिरी में आपको टेंशन ना हो। अगर स्टार्टिंग में स्पीड धीरे रखोगे तो लास्ट में क्वेश्चन छूट जाता है। तो टाइम देखते रहा करो बीच बीच में, और टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को बांट लेना, जिससे कि आपका क्वेश्चन अच्छा जाए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो MGP 7 MPSC 7 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए स्टूडेंट, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया है, और जो 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है वो भी करा दिया। अगर आपको नहीं मिल रहे क्वेश्चन तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको चेक करिए। और 2018 का मेरे को सॉल्व कराना है तो वो मैं कल आपको करा दूँगी, वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी आप ये सब पढ़ लीजिए, और एक चैप्टर करवाया उस चैप्टर को भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।